दुनिया को देख लीजिए, अमेरिका बैठा है किनारे पर, भारत बैठा है यहां पर, भारत के पश्चिम में आपको अमेरिका दिखाई दे रहा है। भारत से पश्चिम की तरफ जब आप चलते हैं तो ये रहा अरेबियन सी, और अरेबियन सी से थोड़ा सा इस तरफ गल्फ ऑफ आदेन, बाबे मंडल और लाल सी। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं एक बार के लिए, ऐसे देखिए। भारत भारत के जस्ट इधर निकलते ही अरब सागर आता है, ये रहा अरेबियन सी। अरेबियन सी से आप जब निकलते हैं पश्चिम की तरफ तो मिलता है गल्फ ऑफ आदेन। गल्फ ऑफ आदेन के बाद एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बाबे मंडल, और यहां से आगे जब चलते हैं तब मिलता है लाल सागर। लाल सागर से आगे निकलते हैं स्वेज कैनाल, और यहां से पहुंचते हैं भूमध्य सागर। अच्छा, आप लोगों को रिसेंटली ये तो मालूम है ही कि इजराइल और हमास का संकट यहां पर चल रहा था, ये वाला इजराइल और हमास का संकट था। आपको ये भी मालूम होगा हमास जो था वो गाजा पट्टी में बैठा हुआ था, और इधर की तरफ थोड़ा बहुत वेस्ट बैंक में था। गाजा पट्टी में हमास को समर्थन देने के लिए यमन नाम का जो ये देश है, जिसे ईरान नामक जो देश है, जो कि एक शिया मुसलमानों द्वारा गवर्न देश है, ये शिया मुसलमान यमन के अंदर बैठे हुए हूतियों को, वो हूती जो कि शिया मिलिटेंट्स हैं, या शिया एक तरह से आप कहिए, इन्हें जिस तरह से भी कहिए, कुल मिलाकर के ये वो विद्रोही हैं जो सरकार पर अपना कब्जा चाहते हैं। यमन के अंदर जो यमन की राजधानी सना है, वहां पर हूतियों का ही कब्जा है। लगभग इस क्षेत्र पर हूतियों का कब्जा है। थोड़ा सा आपको जियोपॉलिटिक्स समझने के लिए मैप की जानकारी होगी तो आप इस विषय वस्तु को अच्छे से समझ पाएंगे। इजराइल के अंदर हमास, इजराइल के नजदीक गाजा, गाजा पर हमास। हमास को समर्थन कौन दे रहे थे? यहां बैठे हुए हूतिये। कैसे दे रहे थे? देने के लिए ये लाल सागर से होकर के जो भी जहाज आ रहा था, रेड सी यानी लाल सागर, कहां आ रहा था? या तो गल्फ ऑफ आदेन होकर इंडिया आ रहा था, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होकर के फारस की खाड़ी जा रहा था, या फिर साउथ चाइना सी होकर के और आसियान कंट्रीज और चाइना जा रहा था। इन रास्तों में इन यमन के लोगों के द्वारा या फिर हूतियों के द्वारा यहां पर हमले किए जा रहे थे, जहाजों पर हमले किए जा रहे थे। याद दिला दूं मैं आपको, हमने इस पर सेशन किए हुए हैं कि क्या ईरान ने करवाया था भारत के जहाज पर हमला। यह हमने खबर आपके साथ दिसंबर में कवर की है। नवंबर में हमने जहां एक खबर की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि भारत का एक जहाज हाईजैक हो गया था, हूती आतंकियों के द्वारा जहाज कब्जा किया गया था। आपको हमने ये जानकारी पहले सेशनों में दी है। इस कारण से स्थिति यह है कि इस एरिया से जहाजों ने आना बंद कर दिया है। बहुत ही कम मात्रा में जहाज आ रहे हैं, और जहाज ने रास्ता क्या अपना लिया? इस रास्ते को छोड़ करके अब जहाज लंबा रास्ता लेकर अफ्रीका के नीचे, बिल्कुल वही जहां से पुर्तगाली आए थे, वास्को डिगामा जिस रास्ते को लेकर आया था, केप ऑफ गुड होप, ये दक्षिण अफ्रीका का बिल्कुल किनारा है, यहां होकर के इंडिया पहुंच रहे हैं। तो रास्ता बहुत लंबा हो गया है, शॉर्टकट लोगों ने लेना छोड़ दिया है। ये जो शॉर्टकट है ये कितना कीमती है, मैं आपको थोड़ा फैक्ट्स के साथ एक बार बता दूं। दुनिया का लगभग 15% जो समुंदर से होने वाला ट्रेड है ना, वो इसी रास्ते से होता है। 8% जो अनाज दुनिया का ट्रेवल होता है वो इसी रास्ते से होता है। दुनिया का 12% तेल इसी रास्ते से जाता है। दुनिया का 8% गैस इसी रास्ते से जाता है। तो यह रास्ता बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसी स्थिति में अगर दुनिया में $8 ट्रिलियन के आसपास का अगर व्यापार है, तो $1 ट्रिलियन के आसपास का व्यापार केवल लाल सागर से होता है। और अगर यहां का व्यापार बाधित हो रहा है तो आप सोचिए रास्ता लंबा होने पर कितना ज्यादा जहाजों का तेल खर्च होगा, सामान कितना महंगा होगा, देरी कितनी हो जाएंगी, संकट बहुत सारे उत्पन्न होंगे। खबर क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि अब उन हूतियों को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने अपने साथ अन्य मित्र राष्ट्रों को पकड़कर हूतियों के ठिकाने पर यमन में ही हमला बोल दिया है। तो देखिए हुआ क्या जी। कुल मिलाकर यह संघर्ष तो था असल में दो देशों के बीच का। किस किस का? इजराइल के और ईरान के बीच का संघर्ष था। कौन सा संघर्ष था साहब? इजराइल और ईरान ये दोनों असल में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। इन दुश्मनों ने एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया को समेट लिया। हुआ क्या? इजराइल वाले लोग ईरान के बड़े बड़े नेताओं को मरवाते रहे हैं। ऐसी स्थिति में ईरान ने उकसा करके गाजा के हमास संगठन को कहा कि तुम जाके इजराइल पर हमला करो, और चारों तरफ इजराइल के इस तरह की टीम तैनात कर दी। कैसे? हमास यहां से अटैक कर रहा है, ऊपर एक देश है लेबनान, वहां बैठा हुआ है हिजबुल्ला, वो वहां से अटैक कर रहा है, यमन में बैठे हुए हैं हूती, ये यहां से अटैक कर रहे हैं। सब तरफ से इजराइल पर अटैक हो रहे थे। अच्छा, अब इन हूतियों के पास इतनी ताकत तो है नहीं कि ये सऊदी अरब को क्रॉस करके मिसाइल यहां तक फेंक दे, लेकिन फिर भी इन्होंने एक दो बार कोशिशें की हैं, जिसको इजराइल ने वैसे ही नल एंड वाइड कर दिया।
तो इन्होंने तरीका अपनाया। इन्होंने तरीका क्या अपनाया? जैसे आतंकवादियों द्वारा तरीका अपनाया जाता है कि अमेरिका में बम धमाके ना कर सको तो कोई बात नहीं, अमेरिका के लोग जहां जहां हैं उन पर हमले कर दो। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा दुनिया में जब भी कोई आतंकी घटना होती है, अमेरिका अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर देता है कि भैया सभी लोग सुरक्षित रहना, पूछ कर बाहर निकलना, आपको दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से हूतियों ने क्या किया, इजराइल को टारगेट करने के लिए, क्योंकि इजराइल को अमेरिका का समर्थन था, तो इजराइल को टारगेट करने के लिए इजराइल से या अमेरिका से संबंधित अगर कोई भी पानी का जहाज सामान लेकर जा रहा था तो उसे टारगेट बनाना शुरू कर दिया। टारगेट बनाना जब इस रास्ते में शुरू किया तो अमेरिका समेत 44 देशों ने समूह बनाकर इन्हें समझाया कि देखो बेटा मान जाओ, तुम अभी किसी के बहकावे में आ रहे हो। किसकी बहकावे में आ रहे हो? ईरान के बहकावे में आ रहे हो। ये तुम्हें सस्ते ड्रोन, सस्ती मिसाइलें दे रहा है, इसके चक्कर में तुम मर जाओगे। ये लोग मारे नहीं। ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति थी जैसे कई बार ना अपन कहानी सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि उन्होंने शिशुपाल का वध कैसे किया। बोले तेरी 100 गलतियां माफ हैं, 100वीं गलती होते ही मार डालूंगा। 44 देशों ने यमन को समझाया कि भाई मान जा, इस रास्ते के बीच में मत आ, अगर आ गए ना तो हम अपने सुदर्शन चक्र निकाल कर तुझे मार डालेंगे। ये माना नहीं, इसे लगा कि ये लोग डर गए हैं। डर गए हैं इस कारण से लाल सागर से आ रहे जहाजों पर इन्होंने हमले किए। 1 हमला हुआ, 2 हमला हुआ, 3 हमला हुआ, लेकिन ये भूल गया था यमन कि पर्ल हार्बर नामक नेवल बेस पर जापानी नेवी का अटैक, जापानी की सेना का जब अटैक हुआ था ना, तो अमेरिका ने पूरे जापान को हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब गिराकर मार डाला था, है ना। मतलब जो हालात मचाए थे वो सबको पता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्थितियां बदल गई थी। अमेरिका से चैलेंज कोई लेता नहीं है। इन लोगों ने क्या गलती कर दी, 27 जहाजों पर जब हमले हो रहे थे तब कभी कोई जहाज किसी दूसरे देश से संबंधित था, तीसरे देश से संबंधित था। इन बेचारे भोले लोगों से गलती यह हो गई कि 10 जनवरी को इन्होंने एक अमेरिकी जहाज पर गोला चला दिया। बस अमेरिका को तो चाहिए भी यही था कि तुम बस मेरे हाथ लगा दो, मुझे इनडायरेक्टली ये कह दो कि आओ और हमें मारो। अमेरिका यहां पर बैठकर बकायदा काफी दिन से अभ्यास कर रहा था, 20 देशों को लेकर के अपने साथ टिका हुआ था कि देखो कभी अगर अटैक करना पड़ा तो कैसे करेंगे। अमेरिका के जहाज, आपको क्या लगता है, आप और हम तो सोचते हैं इंडिया के आसपास का पानी, अपने जहाज, हम सुरक्षा कर रहे हैं। अमेरिका पूरे वर्ल्ड पर इस प्रकार से अपना कब्जा रखता है जैसे पूरी दुनिया के देश उसके अपने हैं। आप और हम तो क्या सोचते हैं, इंडिया के केस में हम क्या करते हैं, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, इस तरह से नेवी बांटी हुई है। अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड को अपने स्तर पर बांटा हुआ है। यह अमेरिका की सेंट्रल कमांड है, यह अमेरिका की नदर्न कमांड है। उसके अपने जनरल नियुक्त होते हैं कि इस क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग आएगी, आपको यही रहना है। अभी बताएंगे, अमेरिका की व्याख्या करेंगे, इससे आज आपको अमेरिका के बारे में और उसकी पावर के बारे में पता चलेगा, ठीक है साहब। तो इन बेचारों को पता नहीं था, अपनी क्लासेस नहीं देखते थे ये लोग। तो हुआ ये कि इन्होंने इसको उंगली कर दी। अब करनी थी तो भाई साहब होना ही क्या था वो आपको पता है। अब थोड़ा हूतियों की स्थिति समझ लो। देखो यमन में 2 तरह के लोग हैं, हूती हैं और हदी हैं। हदी जो है वो शिया मुसलमान है, सॉरी सुन्नी मुसलमान है। उस सुन्नियों को संरक्षण प्राप्त है सऊदी अरब का। सऊदी का दी लगा दो और हदी लगा दो, ये दोनों एक ही हैं। और जो ये हूती है ना, इनको समर्थन प्राप्त है ईरान का। तो यमन इटसेल्फ इज ए बैटलफील्ड बिटवीन सऊदी और ईरान। इन दोनों के बीच में कहां पर होता है जंग? यमन के अंदर। मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो हदियों के कब्जे में, लेकिन जो प्राइम लोकेशंस हैं वो हूतियों ने कब्जे में ली हुई हैं। तो ये जो हूतियों का कब्जा है, ये जो सना इनकी राजधानी है, यहां पर आप हूतियों का कब्जा देख रहे हैं। ईरान के अंदर लगभग 3.5 करोड़ की आबादी रहती है, मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। और ये लोग अपने द्वारा यहां पर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका ने इनके ऊपर हमला कर दिया है और यह ताजा तरीन हमला है। और इसके पीछे की जो घटनाक्रम है बस मैं वही आपको बताता हुआ फिलहाल के सीजन में चल रहा हूं। आपको याद होगा ये दिसंबर की कटिंग है, ये दिसंबर की कटिंग है, ये दिसंबर की कटिंग है। हर कटिंग में एक ही चीज, कौन है हूती, कौन है हूती जिसने जहाज चुरा लिया, कौन है हूती जिसने जहाज पर कब्जा कर लिया। ऐसे ही एक जहाज पर जो इंडिया आ रहा था, हमने ये डाउट किया था कि कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे ईरान तो नहीं है। खैर ये सब होना ही था, यानी हर चीज की अति होती है, अति सर्वत्र वर्जते होती है। हूतियों ने लगातार रेड सी के अंदर अपने अटैक जारी रखे। आपको इसी बीच में मालूम होगा कि सोमालिया के लुटेरे भी बाहर निकल आए थे। अच्छा, इस मैप को अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर की तरफ तो यमन है, नीचे की तरफ सोमालिया
सोमालिया है। सोमालिया के अंदर लुटेरे लंबे समय से लूट करते आए हैं। अच्छा, इन लुटेरों की एक अच्छाई बताता हूं मैं, ये बड़े ही एथिकल पायरेट्स हैं। कैसे? ये रैंसम लेकर छोड़ देते हैं, इनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना है। बोले साहब आजीविका का संसाधन नहीं है, इसलिए समुद्री लुटेरे बने। इनके पास तो ईगो पॉइंट है। ईगो पॉइंट क्या है? कि तुमने इजराइल में समर्थन दिया था इसलिए तुम्हें मारेंगे। ये अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, इनका अलग लड़ाई चल रहा है। इनका लड़ाई किस बात के लिए चल रहा है? कि साहब पैसा नहीं है इसलिए मारेंगे हम। तो इनको पैसे देके दुनिया छुड़ाती रहती है, तो पुराना काम चलता रहता है। लेकिन इनकी देखा देख इन्होंने भी मेहनत बढ़ा दी। इंडिया को लगा यार हम बैठे हैं पानी के अंदर, इंडियन ओशियन में हम बैठे हैं और हमें कोई कोई लूट ले रहा है। ऐसी स्थिति में आपको याद होगा कि इंडिया ने हाल ही के समय में सोमालिया के समुद्री लुटेरों से अपने जहाज को कैसे छुड़ाया था, उसका एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। खैर, अच्छा आपको यह मैं बताऊं कि हूतियों ने जिस समय से यह वाला रास्ता प्रभावित किया इजराइल के प्रति अपनी विरोध व्यक्त करने के लिए, उससे दुनिया के ट्रेड पर क्या असर पड़ा, उसके लिए आप एक फोटो देखें। पहले मैं इस मैप को आपको हल्का सा समझा देता हूं, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप नीचे की तरफ यहां पर देखिए तारीख लिखी हुई है 16 दिसंबर। दिसंबर के समय इनको किसी ने सलाह दी, ईरान ने सलाह दी इनको कि यार देखो तुम्हें ना ऐसा करना है कि इजराइल के समर्थन में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा जहाज प्रभावित करने हैं ताकि इजराइल के लिए दुनिया पर प्रेशर क्रिएट हो। अभी इजराइल का हम कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो आपको जो डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं ये जहाज हैं। अभी थोड़ी देर में ये चलने भी लगेंगे, लेकिन पहले वीडियो को समझ लो, बहुत तेजी से चलेगा ये जहाज हैं जो आप यहां से देखिए, यहां से यूके से होते हुए अटलांटिक ओशन से होते हुए यहां से देखिए ये होते हुए मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी से होते हुए स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल से होते हुए रेड सी, यहां से होते हुए बाबे मंडल, गल्फ ऑफ आदेन, अरब सी, और अरब सी होते हुए इंडिया, इंडिया के नीचे दक्षिण भारत से होते हुए, और फिर यहां से देखिए मलक्का स्ट्रेट से होते हुए, यहां से साउथ चाइना सी होते हुए, यूं करके जापान तक का रास्ता बना हुआ है। दुनिया में ट्रेड रूट बहुत बड़ा ट्रेड रूट है, लगभग 15% ट्रेड इस रास्ते से हो रहा है, ठीक है। कुछ इक्के दुक्के जहाज नीचे से भी आते हैं, जिन्हें लंबा रूट लेना है यूं ही निकल जाना है, जिन्हें इस क्षेत्र में नहीं आना है वो यूं डायगोनल रूट बना लेते हैं। इनकी जगह बराबर, बोले यहां पर जाम ज्यादा लगता है, यहां पे आपको बहुत लंबा जाम लगता है, कई बार स्वेज कैनाल पास करने में कई दिनों का समय लगता है, इसलिए बोले नीचे से निकल जाएंगे। इस नीचे वाली जगह को केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, इस वाली जगह को, ठीक है ना। अच्छा अब तारीख देखते जाना, मैं वीडियो को प्ले कर रहा हूं। 16 दिसंबर को जैसे ही यहां पर हमले शुरू हुए, अब देखो क्या हालात हुए। ये जहाज पहले यूं आया करते थे, अब देखो यहां जहाज आना एकदम बंद हो गया, जो आया वो लौटना शुरू हो गया, और जहाज केप ऑफ गुड होप होकर जाना शुरू हो गए। आप फिर से देखिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं तारीखों पर जोर दीजिएगा। 10 दिन के अंदर ट्रेड रूट कैसे बदला, आप फिर से देखिएगा। यहां पर फिर से नोटिस करिए, पहले जहाज यहां से आ रहे हैं, थोड़े बहुत जहाज इधर से जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे तारीखें चेंज हो रही है जहाज इधर से आना बंद हो गए और जहाजों ने रास्ता बदलकर लंबा रास्ता लेना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों? असल में होता क्या है ना, जैसे अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस होता है ऐसे ही जहाज का इंश्योरेंस होता है, और जहाज पर जितना सामान जा रहा होता है इसका भी इंश्योरेंस होता है। अब आपने महीने भर में अगर 27 जहाजों को नुकसान पहुंचा दिया तो प्रोबेबिलिटी नुकसान की बहुत ज्यादा बढ़ गई। ऐसी स्थिति में जहाजों की इंश्योरेंस कंपनियों ने अपने इंश्योरेंस के दाम कई गुना बढ़ा दिए। बोले भाई उस रास्ते से सामान नहीं ले जाएंगे, अगर सामान ले जाओगे पता चला जहाज ही डूब गया, और एक जहाज कई करोड़ रुपए का बनता है। ऐसी स्थिति में बोले भाई हमारी बस की नहीं है, माल डूबेगा सो डूबेगा और खत्म और हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम लंबा रास्ता लेकर के निकल जाएंगे, हम इधर से नहीं जाएंगे। अब आप सोचिए, यदि ये रास्ता, फिर से इसको नोटिस करिए, यदि ये रास्ता प्रेफर नहीं किया जहाजों ने जाने के लिए, रास्ता बदल दिया अगर जाने के लिए, तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम लंबा रास्ता लेके निकलोगे तो भाई खर्चा बढ़ेगा, ट्रेवल टाइम बढ़ेगा, आपको सामान पहुंचाने में देरी होगी। खर्चा जब रास्ते में बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है माल महंगा मिलेगा, तो महंगाई भी बढ़ने लगेगी। ये सब परिणाम होने लगे तो अमेरिका ने कहा ऐसे तो कोई भी दुनिया। अच्छा मैं थोड़ा सा इसमें इतिहास ऐड कर देता हूं, अभी जब मैं मॉडर्न इतिहास पढ़ा रहा हूं अभी अपनी पाठशाला पर, तब इस बारे में भी चर्चा कर रहा हूं। असल में क्या है ना, पुर्तगालियों ने सबसे पहले दुनिया पर समुंदर पर ही कब्जा किया था, वो जमीन पर कब्जा करने आए नहीं। उनकी ब्लू वाटर पॉलिसी थी ये कि भाई हम तो केवल इंडियन ओशियन पर कब्जा करेंगे, यहां से जाने वाले जहाजों को सुरक्षा देंगे। दुनिया में आज भी सबसे लंबे समय तक अगर कोई पॉलिसी चली है तो वो ये है, जिसका समुंदर पर राज है वो दुनिया के ट्रेड पर राज करता है। अमेरिका इसलिए दुनिया भर के हर समुद्र में अपनी तरफ से लड़ाकू जहाज खड़े रखता है, वॉरशिप्स खड़े रखता है, वहीं से ही फाइटर जेट्स रवाना करके सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इंडियन ओशियन में इंडिया भी
अपने स्तर पर पानी के लड़ाकू जहाज तैनात रखता है कि यहां पर हम सुरक्षा देंगे। लेकिन जब अति हो जाए तो हम क्या करें? हूतियों के मामले में हम चुप क्यों थे? क्योंकि यह मामला अंतरराष्ट्रीय हो चुका था। हूतियों के मामले में अंतरराष्ट्रीय कैसे हो चुका था कि यमन के ऊपर अगर हमने कोई भी कार्रवाई करी तो फिर ईरान को सेटल करना पड़ेगा, और इससे यह मैसेज जाने लग जाएगा कि इंडिया इजराइल के साथ युद्ध में शामिल हो गया। तो इंडिया ने फिर बुद्धि लगाई डिप्लोमेटिक, और क्या बुद्धि लगाई? डिप्लोमेटिक बुद्धि लगा करके एंटनी ब्लिंकन को फोन पर समझा दिया कि देखो भाई, अगर आप लोग हूतियों पर कब्जा, हूतियों पर अटैक करते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम लोगों ने पहले ही अंडरस्टैंडिंग फोन पर कर ली थी कि यदि यहां पर हमला होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यह एंटनी ब्लिंकन ने अपडेट दिया है बकायदा कि इंडिया से बात हो गई थी हमारी इस हमले को करने से पहले। यानी इंडियन ओशियन का ट्रेड प्रभावित तो नहीं होने देंगे भाई, और तुम्हारी वजह से तो बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि इतना ट्रेड रूट ऑलरेडी दिक्कत कर चुका था। तो देखो 4 जनवरी के दिन यूएस ने हूतियों को समझाया कि देखो, अगर तुम नहीं माने तो बहुत बड़ा मिलिट्री एक्शन तुम्हारे ऊपर हो सकता है। हूती नहीं माने। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने 44 देशों को साथ में लिया। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, सब पिछलग्गू अमेरिका के नाटो अलाइज या फिर जो एक्सटेंडेड नाटो कंट्रीज हैं, उन सबको लेकर के फिर से दुनिया को समझाया, देखो अगर रास्ते को प्रभावित किया, ट्रेड प्रभावित नहीं होना चाहिए, बाकी हम सब देख लेंगे। लेकिन ये फिर हूतिये थे, नहीं माने। गलती होनी ही थी। मैं वही कह रहा हूं, शिशुपाल वाली गलती है, पर्ल हार्बर वाली गलती है। कर दिए गलती, क्या कर दिए हूतिये? हूतिये 10 जनवरी के दिन इन रिबेल्स ने यूएस के एक जहाज को, जो कि इजराइल से कनेक्टेड था, उस पर गोला चला दिया। बस 10 तारीख को आग लगा दी एक गोले के अंदर। किसने? हूतियों ने। और यह गलती होनी ही थी। और तो और इनके अंदर दम्भ देखो। हूती बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि जब तक इजराइल को अमेरिका सपोर्ट करेगा हम ऐसे हमले करते रहेंगे। अरे यार, कम से कम अंधा तोले नहीं सतोले तो सही ना। तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या? तुमको यह समझ नहीं आ रहा है क्या? पूरी तरह से आधा गाजा खाली करा दिया इन लोगों ने, हैं? पूरा की पूरा फिलिस्तीन खाली करा दिया इन लोगों ने। पूरा पूरा इजराइल नया देश बसा दिया इन लोगों ने। तुम हो कौन यार? तुम लोग केवल मतलब मीडिया फुटेज देने के चक्कर में कि आहा, आज तक हमने गोले नहीं खाए, अब गोले खाएंगे, लो भुगतो अब। तो भाई इन्होंने गोले खाने के लिए ये सारा खेला कर दिया, और ये खबर बन गई इनकी, सुर्खी बननी थी इनकी, तो सुर्खी बन गई, सुर्खी आ गई। यूएस ने 5 देशों को साथ बुलाया कि भाई देखो, कारण मिल गया है, और कारण मिल गया, चलो हूतियों को शूट करेंगे। और भाई साहब ये देखिए, इनको शूट करने के लिए योग निकल गए। तो अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने गुरुवार को यमन में हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाकों पर हमला कर दिया। बीबीसी ने अमेरिकी एयरफोर्स के हवाले से बताया कि 16 लोकेशंस पर 60 टारगेट पर हमले किए, और बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से। अच्छा, बाय द वे, अपडेटेड रहने के लिए आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे ट्विटर कहा जाता है, उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपडेटेड सूचना हमने वहां पर कल ही डाल दी थी, सुबह भी डाल दी थी। हम वहां पर तुरंत अपडेट कर रहे हैं। अपडेट में हमने एक तस्वीर डाली है, आप इसे देखिएगा। यह अमेरिका का एक अवाक सिस्टम है। अवाक सिस्टम है, इसको उड़ता हुआ दिखाएंगे। यह क्या करता है ना कि ये जब अंतरिक्ष में, मतलब जब हवा में उड़ता है, तो आसपास से एयर बाउंड किसी भी प्रकार से कोई भी मिसाइल या कोई और हमला करने के लिए हवाई जहाज आ रहा होता है, तो ये सबको न्यूट्रलाइज करता चलता है, या ये कह दो सारी सूचनाएं और सेंटर्स पर देता चलता है। हवा में जाकर रडार की भूमिका में पहुंच जाता है, उल्टा रडार समझ लो। ये आसपास के सेक्टर से कोई भी हमला अगर हो रहा होगा तो ये अमेरिका को सूचना देता रहता है। तो देखो इन्होंने कितना स्मार्ट तरीके से हमला किया है। ये तो इन्होंने पहले अपना अवाक उड़ाया, पहले ये पानी के जहाज पे से अवाक उड़ाया और फिर फाइटर जेट उड़ाया। मतलब अवाक उड़ा दिया इस तरह से कि अगर हमारे फाइटर जेट पर कोई हमला करने के लिए आया तो हमारा अवाक पहले ही गाइड कर देगा कि हमारे ऊपर हमला हो सकता है। यानी कि अलर्ट सिस्टम को पहले भेजा और उसके बाद अपने फाइटर जेट्स को रवाना किया। ये तस्वीरें अक्सर लोगों ने अफगानिस्तान पर जब हमले हुए थे ना, तब देखी थी। और इस प्रकार से अमेरिका ने यूएस सेंट्रल कमांड के माध्यम से हमला कर दिया। अब किसने हमला किया? तो आंसर है यूएस की सेंट्रल कमांड ने हमला किया। अब ये यूएस की सेंट्रल कमांड क्या होती है, इसको समझ लीजिए। देखिए, आप पहले ये सूचना देखिए। यूएस सेंट्रल कमांड ने अपने द्वारा बताया कि 11 जनवरी के दिन सुबह 2:30 पर सना टाइम, सना मतलब ये हुआ कि जो यमन की राजधानी सना, जिस समय वहां रात के 2 बज रहे थे, उस समय यूएस की सेंट्रल कमांड की फोर्सेस ने यूनाइटेड किंगडम और
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड और बहरीन, इनके साथ मिलकर के हूतियों के टारगेट्स पर हमला कर दिया है और हमने यहां पर कई हमले करके वेसल्स गिराए हैं। और साथ में यहां पर यह क्लियर कर दिया कि हमारे द्वारा जो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन चलाया जा रहा था रेड सी के अंदर, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि कोई यह कहे कि यह 20 देशों का संयुक्त हमला है, बोले नहीं, 5 देशों ने मिलकर हमने इनके ऊपर हमला किया है। ठीक है साहब, अब थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए। रेड सी से हमला होता है यहां पर, ब्रिटेन वाले तो साइप्रस से जहाज उड़ाकर आए थे यहां हमला करने, अभी बताएंगे। लेकिन खबर किसने दी है? यूएस के सेंट्रल कमांड ने इस खबर को दिया है। खबर के बाद यमन में उठते हुए पटाखों की लहर आप देख सकते हैं, बिल्कुल गाजा जैसा माहौल बना दिया इनका। यहां पर वैसे ही बम धमाके होते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं, यूएस सेंटकॉम यानी यूनाइटेड स्टेट्स की सेंट्रल कमांड ने तस्वीरें जारी की। यूनाइटेड स्टेट्स सेंटकॉम के स्टेटमेंट आया कि हमने 27 हुती अटैक्स को, मतलब जो अटैक थे उनको न्यूट्रलाइज किया। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको समझिए, अमेरिका की कहानी को समझते हैं। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, इंडिया के केस में हम क्या मानते हैं, हमारी नेवी के हमने कमांड बनाए हुए हैं, सेंट्रल मतलब ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, कमांड सुनते हैं नेवी की। अमेरिका ने दुनिया को अपनी कमांड में बांटा हुआ है, यानी पूरी दुनिया पर अमेरिका अपने स्तर का राज करता है। कैसे करता है? ऑफिशियली करता है, बाकायदा। आप सोचिए, अमेरिका ने इस जगह हमला किया तो इसके लिए यह थोड़ी अमेरिका से किसी को भेजा, नहीं, ऑलरेडी एक टीम या एक पूरा पूरा डिपार्टमेंट, थाउजेंड्स ऑफ सैनिकों का डिपार्टमेंट ऑलरेडी इस काम के लिए यहीं पर असाइंड था, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड कहा जाता है। यानी कि सेंट्रल कमांड के पास है, इस क्षेत्र में अगर कुछ भी होगा तो वो सेंट्रल कमांड संभालेगा। ऐसे ही यदि कभी इंडिया के दक्षिण पूर्व के अंदर या फिर ये कहिए बंगाल की खाड़ी और साउथ चाइना सी में अगर कुछ होगा तो यूनाइटेड इंडो पैसिफिक कमांड है जो संभालेगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए साउथ सदर्न कमांड यानी कि इस तरफ अगर कुछ होगा, ये क्या बोलते हैं आपके साउथ अमेरिका की तरफ कुछ होगा, तो यहां की अलग कमांड है। इन्होंने यूरोपियन कमांड अलग बना रखी है, सेंट्रल कमांड अलग बना रखी है, अफ्रीकन कमांड अलग बना रखी है, नदर्न कमांड अलग बना रखी है और खुद के यहां पर ऑपरेशनल कमांड्स अलग बना रखी है। आप दुनिया को किस तरह से आप ऐसे समझिए कि अमेरिका है एक देश, लेकिन पूरी दुनिया को अपना समझकर काम करता है कि ये सब मेरे हैं, मैं इन पर राज करता हूं, इनके सर्वोपरि किसी से पूछूंगा नहीं। हमला करने से पहले पूछूंगा नहीं। यह बात कईयों को मिर्ची लगा सकती है। किसको? विशेष रूप से रूस को मिर्ची लगाएगी कि यार तुम हमला किए किसी से नहीं पूछे, और हम यूक्रेन पर हमला किए तो तुम तुरंत यूनाइटेड नेशंस की बैठक बुला दिए। तो यानी कि रूस का कूदना भी तय हो गया है इस घटना में, अभी कुदाएंगे उसको। तो सेंट्रल कमांड ने हमला किया, यह समझ में आ गया। और यहां पर तस्वीरों के अंदर उठते हुए फुटेज को आप देख सकते हैं। ये सब अनवेरिफाइड तस्वीरें हैं, हम इनको पुष्ट नहीं करते हैं कि ऐसे फुटेज निकले हैं कि नहीं निकले, लेकिन मीडिया में ऐसे बहुत फुटेज तैर रहे हैं कि इस तरह का हमला हुआ है। वॉइस ऑफ यूरोप भी लगातार इस तरह की तस्वीरें दे रहे हैं। लोग अपने अपने लेवल पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि साहब ये बड़ी खबर है, ऐसा हो गया है और आने वाला समय बड़ा ही क्रिटिकल होने वाला है।